यानी कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन क्या था, एंजाइम्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी और एंजाइम्स के टाइप्स के बारे में पढ़ाई की थी, जिसमें लोगों ने देखा था कि एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं, एक सिंपल एंजाइम और एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम। दोनों में क्या फ़र्क था, उन दोनों में क्या चीज़ें होती हैं। सिंपल एंजाइम केवल प्रोटीन के बने होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन दो पार्ट से बना होता है। उसमें फिर नॉन प्रोटीन पार्ट जो होता है वो भी तीन टाइप का हो सकता है। एक तो आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया, एक आपका हो गया क्या कोएंजाइम, और तीसरा एक हो गया मेटल आयन। ठीक है ना, तीनों के बारे में कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोग उसको देख भी सकते हैं। तो अब आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम के बारे में। प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है कि उनके क्या गुण हैं, एंजाइम के क्या गुण होते हैं ना, उनके क्या कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, वो क्या क्या प्रॉपर्टी अपने अंदर कंटेन करते हैं, उनकी क्या क्या नेचर है ना। तो अगर उनकी जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसकी प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ें एंजाइम्स की, तो कुछ चीज़ें जो कल मैंने बताई थी कल वाले लेक्चर में, वही चीज़ें यहाँ पर फिर से हैं। सबसे पहली बात क्या कि एंजाइम की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उस स्पीड में चेंज कर देते हैं। मैक्सिमम एंजाइम्स किसी बायोकेमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो सबस्ट्रेट होता है, ताकि जो रिएक्टेंट होता है वो जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। रिएक्टेंट जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, ये काम कौन करता है, एंजाइम्स करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि एंजाइम्स एक्ट एज बायोकैटालिस्ट and they can increase the rate of reaction, they can increase the speed of a biochemical reaction। ठीक है ना, and after that a biochemical reaction is accomplished। उसके बाद क्या होगा, एक जैव रासायनिक अभिक्रिया, एक बायोकेमिकल रिएक्शन संपन्न हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, एंड प्रोडक्ट इज फॉर्म, और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट यानी उत्पाद जो है वो बन जाएगा। ठीक है ना, किसकी बदौलत, एंजाइम की बदौलत। तो एंजाइम का ये काम हो गया। ठीक है ना, दूसरी बात ये कि एंजाइम क्या करता है, एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। किसको किस में बदलता है, सबस्ट्रेट को। सबस्ट्रेट क्या है, जिसको हम केमिस्ट्री में रिएक्टेंट कहते थे ना, जैसे हम लोग लिखते थे H2 + N2 और उसके बाद हम लोग बनाते थे केमिस्ट्री में NH3। ठीक है ना, तो H2 + N2 NH3 बनता था। तो यहाँ पे केमिस्ट्री में हम लोग बोलते थे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अभिकारकों के मिलने से उत्पाद बनता है। तो हम लोग जब बायो में पढ़ रहे हैं इसको, एंजाइम वाले चैप्टर में, तो हम लोग बोलेंगे ये H2N2 क्या है, ये है बेटा, हाँ ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट। क्या है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि जिस पर एंजाइम वर्क करता है, जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करता है, वही क्या है, सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट वो केमिकल है, वो मॉलिक्यूल है जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में क्या करता है, चेंज करता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डाइजेशन में देखते हैं कि लिपिड का डाइजेशन करने के लिए लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। तो ये जो लिपिड है ना बेटा, लिपिड जिसको डाइजेस्ट कर रहा है कौन, लाइपेज, तो लिपिड को डाइजेस्ट करके वो आगे चलकर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड इन सब में चोट उसको जो है ब्रेक डाउन कर रहा है। तो लिपिड जो है यही क्या है, ये है सबस्ट्रेट, और इसका जो एंजाइम है वो कौन है, लाइपेज। कौन है, लाइपेज। यानी लाइपेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है, लिपिड है ना। मतलब जिसको एंजाइम प्रोडक्ट में चेंज करवाता है उसी को आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट बोलते हो। जिस पे एंजाइम वर्क करता है आप उस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं, जिसको हम केमिस्ट्री में क्या बोलते थे, रिएक्टेंट बोलते थे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आगे आपको मैकेनिज्म में बातें समझ में आएंगी। ठीक है ना, तो कैसे एक एंजाइम जो होता है वो अपने सबस्ट्रेट पे वर्क करता है, इसको हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल ये आपने जाना कि सबस्ट्रेट होता क्या है। तो सबस्ट्रेट वही चीज़ है जो केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट में चेंज होती है, और उसको प्रोडक्ट में कौन बदलता है, एंजाइम बदलता है। एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में जल्दी से बदलवा देता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट पर एक्ट करता है, एंजाइम सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। ठीक है ना, उसकी जो मैकेनिज्म है वो किस पे होगी, सबस्ट्रेट पे होगी। ठीक है ना, तो सबस्ट्रेट आपको समझ में आ गया कि जिस पर एंजाइम काम करेगा उसी को आप क्या बोलोगे, सबस्ट्रेट बोलोगे। ठीक है ना, पर मिनट एक एंजाइम के द्वारा जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में चेंज किया जाता है, क्या मैंने बोला कि पर मिनट, हर एक मिनट में जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को कोई एंजाइम
प्रोडक्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को कहा जाएगा टर्नओवर नंबर। क्या बोला जी? टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर क्या होता है? टर्नओवर नंबर का मतलब ये कि एक एंजाइम 1 मिनट में कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। जिस एंजाइम का टर्नओवर नंबर ज़्यादा होगा हम बोलेंगे वो एंजाइम ज़्यादा दक्ष है, ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है ना। तो हर एक एंजाइम का क्या होता है? टर्नओवर नंबर होता है, ठीक है ना। और इस टर्नओवर नंबर से हमें ये पता चलता है कि ये एंजाइम 1 मिनट में कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, कितना तेज़ी से ये काम करेगा और कितने कम समय में कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करवाएगा, है कि नहीं। तो टर्नओवर नंबर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे कि व्हाट इज टर्नओवर नंबर। तो टर्नओवर नंबर की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? टर्नओवर नंबर की जो डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर मिनट टाइम बाय द एंजाइम। जो मैंने आपको बोला, क्या बोला था कि नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स पर मिनट बाय एंजाइम। एंजाइम के द्वारा सबस्ट्रेट के जितने अणुओं की संख्या को उत्पाद के अणुओं में बदला जाएगा, ठीक है ना, उसी को आप बोलोगे सबस्ट्रेट के उतने अणुओं की संख्या को आप क्या बोलोगे? टर्नओवर नंबर को। समझ में आ गया ना टर्नओवर नंबर क्या होता है? ये प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर्टी में मैंने पहली प्रॉपर्टी आपको ये बताई थी कि एंजाइम्स क्या करते हैं? बायो कैटालिस्ट का काम करते हैं। वो क्या करते हैं? वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। वो जो आपका सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। अब पर मिनट वो जितने ज़्यादा सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से को 1 मिनट में प्रोडक्ट में चेंज किया जाएगा उतनी संख्या जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की होगी वो क्या कहलाएगी? टर्नओवर नंबर कहलाएगी, ठीक है ना। हाईएस्ट टर्नओवर नंबर जो होता है वो किस एंजाइम का होता है जानते हो? हाईएस्ट टर्नओवर नंबर जो होता है बेटा वो होता है कैटालेज एंजाइम का। किसका? कैटालेज, CATALASE, कैटालेज एंजाइम 1 मिनट में सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में क्या करता है? चेंज करता है। 1 मिनट में हाईएस्ट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में चेंज करता है। कौन बेटा? कैटालेज। कैटालेज कितना करता है? इसका कितना है? इसका जो टर्नओवर नंबर होता है वो कितना होता है? वो होता है 40 लाख। कितना? 40 लाख, ठीक है ना। ठीक है, कैटालेज एंजाइम का टर्नओवर नंबर कितना होता है? 40 लाख होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो कैटालेज एंजाइम का हाईएस्ट टर्नओवर नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एक प्रॉपर्टी इसकी हो गई। अगला जो गुण है, अगली जो प्रॉपर्टी है बेटा एंजाइम की, दैट इज क्या? वो ये है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं सारे एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। देखो ये भी बहुत है, एंजाइम्स के अंदर स्पेसिफिसिटी का नेचर होता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है क्या? ये बहुत ज़्यादा विशिष्ट होते हैं। विशिष्ट का मतलब क्या हुआ बच्चों? विशिष्ट का मतलब क्या बोलते हैं ना कि एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, लिखा रहता है। स्पेसिफिक होने का मतलब ये कि कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में नहीं चेंज करता। हर एंजाइम का एक खास पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है। हर एक एंजाइम का एक विशिष्ट कौन होता है? सबस्ट्रेट होता है, और वो उसी को प्रोडक्ट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है। हर एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को नहीं चेंज करता। लाइपेज एंजाइम लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि लाइपेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? लिपिड है। एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज को, स्टार्च को ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? स्टार्च है। लेकिन लाइपेज एंजाइम स्टार्च को नहीं ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज एंजाइम स्टार्च को नहीं ब्रेक डाउन करेगा, क्योंकि लाइपेज एंजाइम का सबस्ट्रेट स्टार्च नहीं है। लाइपेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? लिपिड है। एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट कौन है? स्टार्च। तो बेटा एमाइलेज एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे काम करेगा ना, लाइपेज एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे काम करेगा, लिपिड पे। लाइपेज एंजाइम कभी स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो उसका सबस्ट्रेट नहीं है। इसी तरीके से जो एमाइलेज एंजाइम है वो कभी लिपिड को डाइजेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एमाइलेज एंजाइम का सबस्ट्रेट लिपिड नहीं है। एमाइलेज एंजाइम का तो सबस्ट्रेट कौन है? स्टार्च है।
है ना बेटा। तो इसका मतलब कि हर एक एंजाइम बहुत विशिष्ट होता है। कैसा होता है? विशिष्ट होता है, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है, किसी भी एंजाइम के द्वारा किसी भी सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट में नहीं चेंज किया जाता। हर एक एंजाइम का एक इंडिविजुअल, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट होता है और वो अपने सबस्ट्रेट को ही केवल प्रोडक्ट में चेंज करता है। ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि उनके अंदर, एंजाइम्स के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिसिटी का नेचर पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट जो बच्चों हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तीसरा पॉइंट जो हो जाएगा वो ये कि हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच होता है। क्या होता है? देखो क्या लिख रहा हूं इधर, देखो ऑप्टिमम पीएच। ऑप्टिमम पीएच क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच। हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम पीएच है। ऑप्टिमम मीन्स क्या? ऑप्टिमम मीन्स फेवरेबल। ऑप्टिमम मीन्स फेवरेबल, अनुकूल। ठीक है ना। हर एक एंजाइम का एक ऐसा पीएच वैल्यू होता है, एक ऐसा पीएच मान होता है कि अगर वो पीएच वैल्यू उसके मीडियम में अवेलेबल है तो वो सबसे ज़्यादा इफ़िशियंट हो जाता है, सबसे बढ़िया से, सबसे जल्दी से किसी रिएक्शन को कंप्लीट करा देता है। तो हर एक एंजाइम का एक पसंदीदा पीएच मान होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच। वो पीएच अगर उसको मिलेगा तो ही एंजाइम वो क्या करेगा? वर्क करेगा। उस मीडियम में जहाँ पर एंजाइम है, सेल में है, रिएक्शन में है ना, जहाँ पर भी है, उस साइट पर वो जो पीएच होगा, वो पीएच अगर उस एंजाइम के अनुकूल है, वो एंजाइम का ही ऑप्टिमम पीएच है, तो ही फिर वो एंजाइम क्या करेगा? एक्ट करेगा, स्टार्ट होगा, अपना जो काम है वो करेगा। काम उसका क्या है? उसका काम है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करना। किसका काम है? एंजाइम का। तो ऑप्टिमम पीएच बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, कि वो पीएच मान, दैट पीएच वैल्यू विच इज़ बेस्ट, विच इज़ फेवरेबल, विच इज़ सुटेबल फॉर एनी एंजाइम फॉर इट एक्शन। किसी भी एंजाइम के लिए, उसको काम करने के लिए जो सबसे अधिक अनुकूल पीएच मान होता है, उसी पीएच मान को आप उस एंजाइम का क्या बोलते हैं? ऑप्टिमम पीएच। हर एंजाइम का अपना एक पीएच वैल्यू होती है और हर एंजाइम अपने पीएच वैल्यू पे ही अच्छे से क्या करता है? काम। बहुत ज़्यादा उसका पीएच, किसी भी पीएच पे कोई भी एंजाइम नहीं काम करता। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ है कि बेटा, जैसे आपका जो एक एंजाइम पेप्सिन है, कौन है? पेप्सिन। जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन। तो पेप्सिन जो होता है ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका सबस्ट्रेट कौन होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन एंजाइम का जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो होता है 2.0। कितना? 2.0। ठीक है ना। पेप्सिन एंजाइम का पीएच कितना होता है? ऑप्टिमम पीएच 2.0 होता है, 2.0 होता है। ठीक है ना। इसी तरह से एक और एंजाइम है बेटा, ट्रिप्सिन। क्या नाम है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन, उसका जो पीएच होता है, जो उसका ऑप्टिमम पीएच होता है, दैट इज 8.8 समथिंग। ठीक है ना। 8.8। 8.8 किसका होता है? ट्रिप्सिन का क्या होता है? ऑप्टिमम पीएच होता है। इसी तरीके से ट्रिप्सिन की तरह से और भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनका क्या होता है? पीएच होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है। सबके होते हैं। ठीक है ना। लेकिन एक जनरल बात की जाए, एक जनरल बात करें कि कितने पीएच से लेकर कितने पीएच के बीच में एंजाइम्स क्या करते हैं? काम करते हैं। तो मैक्सिमम एंजाइम्स जो वर्क करते हैं वो करते हैं 6.0 से लेकर 8.0 तक। दिस इज द रेंज ऑफ पीएच। पीएच की जो परास होगी, जो सीमा होगी, वो क्या होगी? 6 से लेकर 8। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो इसी पीएच पे काम करते हैं, 6 से लेकर 8 तक, या 6 से लेकर 7.5 तक। कितना? 7.5 to 8, तो 8 तक भी मान सकते हैं। तो 6 से 8 या 6 से 7.5 पीएच तक के बीच में ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं? वर्क करते हैं, एक्टिव होते हैं। बहुत कम पीएच हो जाएगा या बहुत ज़्यादा पीएच हो जाएगा तो एंजाइम काम नहीं करेंगे ना। उनका अपना एक फेवरेबल पीएच है, वो उनको पीएच मिलेगा तो उस पर करेंगे। बहुत कम पीएच भी बहुत सारे एंजाइम्स का होता है तो वो उस पीएच पे काम करेंगे, है ना बेटा। तो जैसे ऑप्टिमम पीएच है, सेम ऐसी एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, और उसको हम बोलते हैं क्या? उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। सेम ऐसा ही है। हर एक एंजाइम का क्या होता है? हर एक एंजाइम का एक खास तापमान उसको पसंद है। ठीक है ना। एक विशिष्ट तापमान है, एक अनुकूल तापमान है। वो उस तापमान को अगर पाता है तो वो सर्वाधिक सक्रिय रहता है, नहीं ना, हाईली एक्टिव रहता है।
हाईली इफिशियंट होता है। इफिशियंट मतलब जानते हो ना, बहुत अच्छे से काम करता है, सबसे अच्छी तरीके से वो काम करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस जिस टेम्परेचर पे दिया जाएगा किसी एंजाइम के द्वारा, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम। उस एंजाइम के लिए वो उसका क्या है, अनुकूल तापमान है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो जैसे हर एक एंजाइम का एक खास पीएच मान होता है, वैसे ही हर एक एंजाइम का एक स्पेशल क्या होता है, टेम्परेचर भी होता है। और वो टेम्परेचर जब उसको मिलता है तो एंजाइम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है ना, हाईली एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी फिर वही बात है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत कम टेम्परेचर, दोनों कंडीशन में एंजाइम जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, काम नहीं करते, वो डीनेचुरेट हो जाते हैं। क्या वर्ड है, डीनेचुरेट। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब हाई हो जाएगा ना, या फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, तो एंजाइम्स वर्क नहीं करते, दे बिकम डीनेचुरेटेड, मतलब वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वो अमीनो एसिड्स के बने होंगे ना, ज़्यादातर एंजाइम्स तो प्रोटीन के बने होते हैं, तो अमीनो एसिड्स के बने होते हैं, तो एंजाइम्स जो होते हैं वो टूट फूट जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उनका स्ट्रक्चर, उनका शेप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है, उनके एक्टिव साइट का शेप क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। यानी एंजाइम्स काम करने लायक नहीं रहते। कब, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा या टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा उस साइट पे, उस स्थान पे जहाँ पे एंजाइम है, ठीक है ना, उस एरिया में, तो हम बोलेंगे कि एंजाइम क्या हो गए, डीनेचुरेट हो गए, विकृत हो गए, ठीक है, बिगड़ गए, उनका शेप बिगड़ गया, वो अब वर्क नहीं कर पा रहे हैं, वो अब एक्टिव नहीं है। तो ये भी एक बात है कि हर एक एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक फेवरेबल टेम्परेचर वैल्यू होती है। उस फेवरेबल टेम्परेचर को पाकर वो एंजाइम हाईली इफिशिएंट हो जाता है, वो एंजाइम एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है ना, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है अपनी, ठीक है ना। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे एंजाइम्स, क्योंकि सब एंजाइम का अलग अलग ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, लेकिन एक बात, ये जनरल बात हो गई कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो हो जाए या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए ना, तो दोनों कंडीशन में क्या होगा, एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डीनेचुरेट हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे। तो जब वो डीनेचुरेट हो जाएंगे तो इसको हम बोलते हैं थर्मोलेबिल, ठीक है ना। इस नेचर को बोला जाता है थर्मोलेबाइल भी बोलते हैं, THERMOLABILE ना, थर्मोलेबिल बोल सकते हो या फिर थर्मोलेबाइल भी बोल सकते हो। तो थर्मोलेबाइल का मतलब क्या होता है, थर्मोलेबाइल का मतलब यही होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर पे ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। थर्मो मीन्स क्या होता है, तापमान, टेम्परेचर, थर्मल, ठीक है ना। तो थर्मोलेबाइल का मतलब कि हाई टेम्परेचर पे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। समझ में आ गई बात ना, ठीक है ना। एंजाइम्स कोलॉइडल नेचर के होते हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। क्या बेटा, कि एंजाइम्स कैसे होते हैं, कोलॉइडल नेचर के। कोलॉइडल क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, पार्टिकल्स की साइज होती है, ठीक है ना। तो एंजाइम्स कैसे होते हैं, कोलॉइडल नेचर के होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए, भूलिएगा मत, कोलॉइडल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो बहुत हाई होता है, इनका अणुभार क्या होता है, बहुत उच्च होता है, ठीक है ना। तो इनका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। कैसा वेट, हाई मॉलिक्यूलर वेट, WEIGST, ठीक है ना, हाई मॉलिक्यूलर वेट। तो एंजाइम्स कोलॉइडल नेचर के होते हैं, एंजाइम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कैसा होता है, हाई होता है, ठीक है ना। समझ में आ गई बात ना। तो ये इतनी कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गई, प्रॉपर्टीज हो गई, किसकी, एंजाइम्स की, ठीक है ना। कि एंजाइम्स रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं, एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, एंजाइम्स का एक कैपेबिलिटी है जिसको हम टर्नओवर नंबर से डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल पर मिनट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। हाईएस्ट टर्नओवर नंबर किसका होता है, कैटालेज एंजाइम का होता है, 40 लाख, ठीक है ना। एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं, हर एंजाइम का खास सबस्ट्रेट होता है, वो अपने सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट में चेंज करता है। कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करता, उनके अंदर स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। ऑप्टिमम पीएच होता है, हर एंजाइम का एक अनुकूल ताप होता है, एक अनुकूल तापमान, एक अनुकूल पीएच मान होता है, हर एक एंजाइम का एक अनुकूल पीएच मान होता है, और उस पीएच मान पे वो एंजाइम क्या करते हैं, हाईली एक्टिव रहते हैं। जैसे कि पेप्सिन का 2.0 है, ट्रिप्सिन का 8.8 है। मैक्सिमम जो एंजाइम्स होते हैं उनका जो पीएच वैल्यू रेंज होती है वो 6.0 से लेकर 7.5 या फिर 8 तक देखी जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, यानी ज़्यादातर एंजाइम क्या करते हैं,
एक खास तापमान पे ही सक्रिय होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। उस तापमान को आप क्या बोलोगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर बोलोगे। बहुत ज़्यादा तापमान पे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं। बहुत कम तापमान पे भी एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, डीनेचुरेट हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते। तो जब बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम डीनेचुरेट हो जाए तो हम इसको बोलेंगे, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे कि वो क्या है, थर्मोलेबिल है। ठीक है ना, क्या है, थर्मोलेबिल या फिर थर्मोलेबाइल। ठीक है ना। एंजाइम्स कोलॉइडल नेचर के होते हैं, पार्टिकल्स के नेचर के होते हैं, उनकी एक फिक्स पार्टिकल साइज होती है, हाई मॉलिक्यूलर वेट उनका होता है, उनका जो अणु भार होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। समझ आ गई बात ना। तो ये क्या हो गया, एंजाइम की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है ना। अब इसके आगे एक पॉइंट और मैं इस लेक्चर में पढ़ाऊंगा आपको, वो है बाइंडिंग साइट क्या होती है, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि एंजाइम्स में एक्टिवेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं। ठीक है ना। तो बाइंडिंग साइट और एक्टिवेशन एनर्जी अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो बाइंडिंग साइट क्या होती है, सबसे पहले इसको मैं बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है। देखो एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इतना पता हो गया। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो जो सबस्ट्रेट है वो आकर एंजाइम से क्या हो, जुड़े, तभी तो वो अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करेगा ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि दैट सबस्ट्रेट बिकम ज्वाइंट टू दैट एंजाइम, वो सबस्ट्रेट आकर जुड़ जाएगा किससे, एंजाइम से। तो एंजाइम से सबस्ट्रेट का जुड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं कर पाएगा। अब देखो एंजाइम की बॉडी पर कुछ साइट्स होती हैं, एंजाइम्स की बॉडी पे क्या होती है, साइट्स होती हैं, कुछ स्थान होते हैं, कुछ एरिया होते हैं, उनको बाइंडिंग साइट कहा जाता है। उन जगहों को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट वो जगह होती है जहाँ पर कोई चीज़ आकर क्या हो जाए, जुड़ जाए, बाइंड हो जाए, अटैच हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसी साइट्स को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग। एंजाइम के पास बहुत सारी बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक तरह की नहीं, कई बाइंडिंग साइट होती है। उनमें से एक बाइंडिंग साइट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्टिव साइट। क्या बोलेंगे जी, एक्टिव साइट। ठीक है ना। तो इसको हम इरेज कर मिटा देते हैं और उसके बाद आगे बताते हैं एक्टिव साइट्स क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो अब देखो एक्टिव साइट्स क्या होती है। तो एक्टिव साइट्स की बात की जाए तो मैंने बताया कि ये एक तरह की क्या है, बाइंडिंग साइट्स। एक्टिव साइट्स क्या है, बाइंडिंग साइट्स है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये एक एंजाइम है, मैंने बोला कि ये एक क्या है ये एंजाइम है। सपोज करो ये एक एंजाइम है। तो ये जो जगह है ना, ये जगह जो मैंने ऐसी बनाई है, ये बोलूँगा मैं कि ये क्या है, एक्टिव साइट। मैंने इसका नाम रखा है इस जगह का क्या, एक्टिव साइट। ऐसी बहुत सारी जगह हो सकती है एक एंजाइम पे, और एक एंजाइम को कई तरीके से तुम बना सकते हो। ठीक है ना, उसका फिगर। ठीक है ना। एक मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया, ऐसी कल्पना की कि ये जगह क्या है, एक्टिव साइट। इसका मतलब ये जो जगह है इस एंजाइम की बॉडी में, यहीं पर आकर इसका जो सबस्ट्रेट है वो इससे क्या होगा, अटैच होगा, जुड़ेगा ना। तो इस जगह पर आकर जो इसका सबस्ट्रेट होगा, मान लो ये क्या है, ये है सबस्ट्रेट। क्या है बेटा, ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है ना। तो ये अगर सबस्ट्रेट है, ये अगर एंजाइम है, तो एंजाइम की इस जगह पर आकर ये सबस्ट्रेट इससे जुड़ेगा। तो एक्टिव साइट समझ में आ गई। तो एक्टिव साइट इज द साइट प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ एंजाइम। कभी भी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट पर नहीं होती है, किस पे होती है, एंजाइम पर होती है, एंजाइम के शरीर पर होती है। और इस स्थान पर आकर उसका जो सबस्ट्रेट होता है, यानी जो उसका क्रियाधार होता है, वो आकर वहां पर क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह की बाइंडिंग साइट को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव। एक और साइट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलते हैं जी, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कब, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एंजाइम्स की एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है ना। तो एंजाइम्स को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, जब मैं उस टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा उस साइट के बारे में जिसको मैंने अभी बताया, क्या, एलोस्टेरिक साइट। तो अभी मैं एलोस्टेरिक साइट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पहले सबसे मेन जो है वो है एक्टिव साइट, वो आपको बता दीजिए। समझ में आ गई ना। एक्टिव साइट क्या होती है, एक लाइन में, कि एक्टिव साइट एंजाइम की बॉडी में पाई जाने वाली वो जगह है जहां पर आकर उसका सबस्ट्रेट उससे क्या होता है, जुड़ता है। तभी तो फिर एंजाइम अपने सबस्ट्रेट को आगे प्रोडक्ट में चेंज करने का काम करेगा। जब उस सबस्ट्रेट उसके एंजाइम के साथ जुड़ा रहेगा तो तभी तो वो कुछ उस पर कर पाएगा ना। ठीक है। तो इसके लिए उसका जरूरी है कि ये सबस्ट्रेट आकर इस एंजाइम की एक्टिव साइट में जुड़ जाए। ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। चलिए ये भी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में लास्ट में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ
कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या चीज़? केमिकल रिएक्शन। वो केमिकल रिएक्शन खुद से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी केमिकल रिएक्शन बेटा खुद से स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर उस रिएक्शन की जब ज़रूरत है, यानी उस रिएक्शन से बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी जब नीड है तभी उस रिएक्शन को होना चाहिए सेल के अंदर। और जब उस प्रोडक्ट की नीड नहीं है तो उस प्रोडक्ट को बनाने वाला जो रिएक्शन है उसके होने का क्या मतलब है ना? तो हमेशा हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बॉडी में, सेल में हमेशा हर टाइप के रिएक्शन नहीं होते रहते हैं। जब जिस रिएक्शन की ज़रूरत होती है होने के लिए, जब जिस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है, तब उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो रिएक्शन होता है वो बॉडी में होता है। ठीक है ना? यानी कि हर समय कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर नहीं होता रहता है। वो तभी होता है जब उसकी ज़रूरत होती है या उससे बनने वाले जो प्रोडक्ट है उसकी नीड होती है बॉडी में, तभी वो केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है ना? तो यहाँ से ही एक्टिव साइट का कॉन्सेप्ट आता है। देखो, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन खुद से नहीं होता, ठीक है ना, क्योंकि उसकी नीड नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है, उसका भी रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि बायोकेमिकल रिएक्शन तो चाहता है कि मैं स्टार्ट हो जाऊं और मेरा सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो चाहता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं होने देने के लिए भी कुछ चीज़ें होती है सेल के अंदर। क्या होते हैं? उनको कहा जाता है बैरियर्स। क्या बोलते हैं? बैरियर्स। ठीक है ना? तो हर एक जो बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको हमेशा ना होने दिया जाए क्योंकि इसकी नीड हमेशा नहीं है। तो इसलिए हमारे सेल्स में क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बैरियर्स कहते हैं। और ये बैरियर्स बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने नहीं देते। ठीक है ना? लेकिन जब बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होना ज़रूरी होगा, जब उसकी नीड है, जब उससे बनने वाले प्रोडक्ट की ज़रूरत है बॉडी में, तब तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन को होना चाहिए ना। तब उस दशा में इन बैरियर्स को क्या करना पड़ता है, हटना होता है, हटाना होता है। ठीक है ना? तो इन बैरियर्स को रिमूव करना होता है। अगर ये बैरियर्स रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि यही रोके हुए हैं बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट होने, नहीं तुमको स्टार्ट नहीं होने देंगे। ठीक है ना? और अगर इस बैरियर को हम हटा दें तो वो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो बेटा अब बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैरियर को हटाना पड़ेगा। तो बैरियर जो भी चीज़ है उसको हटाना पड़ेगा। अब उसको हटाने के लिए उस बायोकेमिकल रिएक्शन को चाहिए होगी खूब सारी एनर्जी, या कम से कम वो एनर्जी, कम से कम उतनी एनर्जी, द अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, जितनी एनर्जी से ये बैरियर क्या हो जाए, हट जाए और बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए। That minimum amount of energy which is required for the activation of a biochemical reaction, for the starting of a biochemical reaction, for the removal of barrier, that minimum amount of energy is called yes activation energy। तो activation energy क्या है, ऊर्जा की कम से कम वो मात्रा है जिसको अगर बायोकेमिकल रिएक्शन पा जाए तो उसका बैरियर क्या हो जाएगा, हट जाएगा और वो बायोकेमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। This activation energy is represented by this symbol, energy activation, EA। एक्टिवेशन एनर्जी को ऐसे हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन अगर एक्टिवेशन एनर्जी पा जाता है, यानी वो न्यूनतम ऊर्जा पा जाता है जिससे कि वो स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना, और उसका बैरियर क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना? उसी न्यूनतम ऊर्जा को आप क्या बोलते हो, एक्टिवेशन। बहुत आसान है। ठीक है ना? अब देखो एंजाइम्स में क्यों इसको पढ़ रहे हो, एंजाइम्स में इसलिए इसको पढ़ रहे हो कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसमें एंजाइम्स का एक बहुत बड़ा रोल है। देखो कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ लास्ट में, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन अगर एंजाइम की प्रेजेंस में होता है तो उस बायोकेमिकल रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, घट जाती है, क्योंकि कुछ ताकत एंजाइम के पास भी होती है। आप अकेले एक सामान को धक्का लगाओगे तो आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और आपके साथ आपका एक और दोस्त आ जाएगा और दो लोग मिलकर धक्का लगाएंगे तो उसके पास भी कुछ ताकत है।
तो अब आपको उतनी ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ेगी, कॉमन सेंस। तो इस तरह से अगर हम देखें एक रिएक्शन है जो खुद से स्टार्ट हो रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है बैरियर को हटाने के लिए, लेकिन अभी उस रिएक्शन के साथ कौन आ जाए, उसमें कौन आ जाए, एंजाइम आ जाए, तो उस रिएक्शन को ज़्यादा एनर्जी फिर नहीं लगानी पड़ेगी अपने आप को चालू करने के लिए, बैरियर को हटाने के लिए। यानी कि जब किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम को शामिल कर लिया जाता है, when a biochemical reaction takes place in the presence of enzyme, then the value of activation energy is decrease। तब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। अगर अब इसका उल्टा, अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन बिना एंजाइम के होता है, अकेले हो रहा है, अकेले वो अपने आप को चालू कर रहा है, अकेले सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है धीमे धीमे, तो उस कंडीशन में उस एंजाइम को अपने आप को, उस बायोकेमिकल रिएक्शन को अपने आप को चालू करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, ठीक है ना, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए होगी, यानी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करना है तो आपको उस केमिकल रिएक्शन में एंजाइम को डालना होगा, और अगर आप एंजाइम नहीं डालोगे तो केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत फिर पड़ेगी अपने बैरियर को हटाने के लिए। अब इस बात को एक ग्राफ से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम वो ग्राफ आपके लिए बना देते हैं बोर्ड पर, आप लोग उस ग्राफ को देखिए, उसके बाद फिर हम इस लेक्चर को जो है वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो जल्दी से मैं आपके सामने ग्राफ बना देता हूँ। देखिए ये मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है ना। ये जो है, ये जो चीज़ है दैट इज एनर्जी, एनर्जी कौन सी एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, और ये जो है रिएक्शन की स्पीड है, ठीक है ना। ये क्या है, रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड, ये रिएक्शन चल रहा है इधर, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। यहां से मैंने रिएक्शन चालू किया, खत्म हो गया, ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट, ठीक है ना। फिर मैंने एक और मैंने इसी में दिखाया, क्या दिखाया, खत्म हो गया, ठीक है ना। ये ज़्यादा नहीं उठा, ये ज़्यादा उड़ गया। ज़्यादा उड़ गया का मतलब कि इस वाली कंडीशन में एंजाइम नहीं है रिएक्शन में, ये कम उठा है, ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए, इतनी सी केवल चाहिए, इतनी सी केवल, और इसमें कितनी थी, इतनी सी थी ना, ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, इसका मतलब इसमें एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पे लिखा विदाउट एंजाइम, यानी ये वाला जो कंडीशन है ये दिखा रहा है कि बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम क्या है, नहीं है, विदाउट एंजाइम है। इसीलिए विदाउट एंजाइम हाई एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है ना, ये इतना क्या है, हाई एक्टिवेशन एनर्जी है ना बेटा। दिस इज क्या, ये क्या है, हाई, HIGH, हाई एक्टिवेशन एनर्जी। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इतना केवल उठ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंजाइम शामिल है। तो इसके आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखे विद एंजाइम, यहाँ लिख सकते हैं विद एंजाइम, विद क्या, एंजाइम। अब जब विद एंजाइम अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम ही शामिल हो गया, तो वो सबस्ट्रेट जो है वो जल्दी से प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, और उस बायोकेमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है ना, बैरियर आसानी से हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, लो एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें हाई एक्टिवेशन एनर्जी में लो। समझ में आया ग्राफ, ठीक है ना। ग्राफ बहुत आसान है, कुछ नहीं, आप इसको एग्जाम में बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, कैसे एंजाइम काम करता है, ठीक है।